वो डोमेस्टिक रिलेशनशिप यानी कि एक घर के अंदर जितने लोग रह रहे हैं उसके दायरे में आता है, जिसको स्पेसिफाई किया गया है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2F के तहत में। डोमेस्टिक रिलेशनशिप में होना यानी घरेलू संबंधों में होना बहुत जरूरी है। और जब घरेलू हिंसा का केस जब न्यायालय में दाखिल किया जाता है तो उसके लिए डीपीओ रिपोर्ट तलब की जाती है। डीपीओ रिपोर्ट यानी कि DIR रिपोर्ट, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, जिससे कि ये पुष्टि होती है कि हाँ व्यथित महिला जो है उसके साथ में घरेलू हिंसा कारित हुई है, जो एक पक्षी तौर पे गलत तरीके से बना दी जाती है, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी अपना एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप लोग देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट जो है वो किस आधार पर बनानी चाहिए और क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए जो डीपीओ उसको तैयार कर रहा है। कोर्ट क्या करती है, उस डीपीओ रिपोर्ट को देखने के बाद में सम्मन जारी कर देती है। कभी कभार क्या होती है कि सम्मन पहले ही जारी कर देती है, डीपीओ रिपोर्ट बाद में आती है, तो यहाँ पे जो सम्मनिंग प्रोसेस है ना वो पूरी तरीके से गलत हो जाता है। नमस्ते भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट ब्रह्मदत्त। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे घरेलू हिंसा के बारे में। घरेलू हिंसा में यदि पति के विरुद्ध में कोई एक पक्षी आदेश अगर पारित हो जाता है तो उस आदेश पे वसूली कैसे कराएं। आमतौर पे देखा गया है कि जो वसूली का जो प्रार्थना पत्र जो दाखिल किया जाता है वो गलत तरीके से दाखिल कर दिया जाता है, उसमें रिकवरी हो जाती है, कुर्की के आदेश हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो आज हम इसी के संबंध में बात करेंगे। वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। असल में घरेलू हिंसा जो है ना वो डोमेस्टिक रिलेशनशिप यानी कि एक घर के अंदर जितने लोग रह रहे हैं उसके दायरे में आता है, जिसको स्पेसिफाई किया गया है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2F के तहत में। डोमेस्टिक रिलेशनशिप में होना यानी घरेलू संबंधों में होना बहुत जरूरी है। और जब घरेलू हिंसा का केस जब न्यायालय में दाखिल किया जाता है तो उसके लिए डीपीओ रिपोर्ट तलब की जाती है। डीपीओ रिपोर्ट यानी कि DIR रिपोर्ट, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, जिससे कि ये पुष्टि होती है कि हाँ व्यथित महिला जो है उसके साथ में घरेलू हिंसा कारित हुई है, जो एक पक्षी तौर पे गलत तरीके से बना दी जाती है, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी अपना एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप लोग देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट जो है वो किस आधार पर बनानी चाहिए और क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए जो डीपीओ उसको तैयार कर रहा है। कोर्ट क्या करती है, उस डीपीओ रिपोर्ट को देखने के बाद में सम्मन जारी कर देती है। कभी कभार क्या होती है कि सम्मन पहले ही जारी कर देती है, डीपीओ रिपोर्ट बाद में आती है, तो यहाँ पे जो सम्मनिंग प्रोसेस है ना वो पूरी तरीके से गलत हो जाता है। बात करते हैं कि अगर आपके खिलाफ में मेरिट पे अगर कोई 100 DB डोमेस्टिक वायलेंस का अगर कोई आदेश हुआ है या फिर एक पक्षी कोई आदेश हुआ है तो उस पर वसूली कराने का तरीका क्या है। आमतौर पर मैंने देखा है कि लोग वसूली कराने के लिए घरेलू हिंसा नियम 2006 की धारा 6/5 जो है उसका उपयोग करते हैं, जबकि घरेलू हिंसा नियम जो है 2006 6/5 उसमें स्पष्ट ये कहा गया है कि घरेलू हिंसा की जो कार्रवाई है वो 125 CRPC की कार्रवाई की तरह ही चलेगी। और लेकिन लोग क्या करते हैं कि एप्लीकेशन मूव कर देते हैं और उसमें वसूली वारंट जारी कराने के लिए आदेश करा लेते हैं, और न्यायालय क्या करती है, आंख बंद करके उस पर न्यायालय वसूली वारंट का आदेश जारी कर देती है। आपके खिलाफ में गिरफ्तारी वारंट जारी हो जाते हैं, आपके खिलाफ में रिकवरी वारंट जारी हो जाते हैं, आपके खिलाफ में कुर्की के आदेश हो जाते हैं। आज एक ऐसा हाल में मामला आया जिसमें कि घरेलू हिंसा में एक पक्षी आदेश हो गया था और उसमें कम से कम 20 साल पहले तलाक हो चुका था, जबकि स्पष्ट है कि 467 CRPC के तहत में एक टाइम बाउंड दिया गया है कि कितने दिन के अंदर आप कौन सा मुकदमा फाइल कर सकते हैं। जैसा कि एक जजमेंट है इंद्रजीत बनाम स्टेट ऑफ पंजाब इन हरियाणा, उसमें साफ तरीके से कहा है कि 1 साल के बाद में आप घरेलू हिंसा का मुकदमा फाइल नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे क्या है कि तलाक होने के बाद में 20 साल बाद में घरेलू हिंसा का मुकदमा दाखिल कर दिया जाता है। कोर्ट उसको नज़रअंदाज करती है और एक पक्षी आदेश सुना देती है महिला के पक्ष में पति के विरुद्ध। हालांकि जो पति है वो बिल्कुल ही उसकी हालिया स्थिति खराब है, बिल्कुल गरीब है, बिल्कुल ऐसे मान लो पागल टाइप का आदमी है। अब होता क्या है कि उस आदेश को कॉम्प्लायंस कराने के लिए उसी न्यायालय में घरेलू हिंसा नियम 6/5 का प्रार्थना पत्र मूव कर दिया जाता है और उसमें प्रे करी जाती है कि साहब वसूली वारंट जारी किए जाए, जबकि ये पूरी तरीके से गलत प्रक्रिया है।
क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत में स्पष्ट जो प्रावधान है वो अलग दिया गया है, डोमेस्टिक वायलेंस में ही दिया गया है। यहाँ पे जो नियम है, नियम के तहत में ये स्पेसिफाई किया गया है कि 6/5 में कि जो कार्रवाई डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत में होगी या जो भी आदेश होंगे उनका जो पालना जो है वो CRPC 125 की तरह ही किया जाएगा। बहुत लोगों को अभी जानकारी भी नहीं होगी कि घरेलू हिंसा नियम 2006 भी है, उसके तहत में कुछ चीजें प्रावधानित की गई हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि वसूली के लिए 6/5 घरेलू हिंसा नियम का उपयोग किया जाता है। कोर्ट उस पर आंख बंद करके वसूली वारंट जारी कर देती है, जबकि यहाँ पे ये प्रार्थना पत्र ही गलत तरीके से लगाया गया है। और जब ये प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया तो सामने वाले को एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, वो अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती है। उसके बाद में क्या होता है कि रिकवरी वारंट जारी हो जाते हैं, वसूली वारंट जारी हो जाते हैं, गिरफ्तारी वारंट जारी हो जाते हैं, फिर कुर्की के आदेश हो जाते हैं। ये मामला आज मेरे पास में आया, मैंने ये चीज़ें पकड़ी। मैंने कहा कि भाई ये जो वसूली का जो प्रावधान है डोमेस्टिक वायलेंस में, ये अलग है। डोमेस्टिक वायलेंस में ही प्रावधानित किया गया है, सेक्शन 31 में भी किया गया है, सेक्शन 20(5) में भी किया गया है, 20(6) में भी किया गया है, 20(3) में भी किया है। जैसे आप कर सकते हैं वैसे कर सकते हैं। 20(6) में ये प्रावधान किया गया है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में। अगर आपको किसी चीज़ की वसूली करानी है और कोई आदेश हो गया और आदेश को कॉम्प्लाइंस कराना है तो 20/6 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत में आप वसूली करा सकते हैं। या फिर अगर आदेश की पालना नहीं हो रही है तो धारा 31 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का उपयोग करके आप वसूली करा सकते हैं। उसमें दंड का भी प्रावधान दिया गया, उसकी जो प्रोसीडिंग चलेगी वो CRPC के तहत पे चलेगी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये प्रार्थना पत्र मूव नहीं किए जाते हैं। यहाँ पे नियम का उपयोग कर लिया जाता है, घरेलू हिंसा नियम 6/5 का, जो स्पेसिफाई करता है कि CRPC 125 की तरह ही कार्रवाई चलेगी। और रिकवरी वारंट जारी कर दिए जाते हैं, गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए जाते हैं, और कुर्की वारंट जारी कर दिए जाते हैं, घर पे नोटिस चस्पा कर दिया जाता है। ये मामला आज जब मेरे संज्ञान में आया तो हमने इन चीज़ों को पकड़ा और उस पर हमने काम करने का सोचा कि कैसे क्या करना चाहिए। तो मन में आया कि चलो आज इस पर वीडियो बनाते हैं। अगर आप लोगों के साथ में अगर इस तरीके की चीज़ें अगर हुई हैं तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं स्पष्ट तौर पर आप लोगों से कहता हूं कि अगर आप लोग गलत प्रोसीडिंग में फंस रहे हैं या गलत जानकारी की वजह से आप नुकसान उठा रहे हैं तो आप तुरंत संपर्क करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। व्हाट्सएप पे आप संपर्क कर सकते हैं, जिसका हमने कुछ फीस रखा हुआ है, आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको मिलना है तो आप लोग हमसे आगरा दीवानी कचहरी में मिल सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि ये आपके हित के लिए है। क्योंकि आमतौर पे क्या है कि जैसे ही घरेलू हिंसा में कोई आदेश होता है ना तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं और अपना बचाव करने लगते हैं। हम देखते ही नहीं है कि आखिर में प्रार्थना पत्र क्या लगाया गया है, डिमांड की गई क्या की गई है, लीगलिटी क्या है। मेन चीज़ होती है कि लीगलिटी क्या है। दूसरा एक मामला मेरे पास में आया डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का, जिसमें कि DPO रिपोर्ट तलब नहीं की गई है, सम्मन जारी कर दिए गए हैं। वो महिला उन्हीं के घर में रह रही है और कह रही है कि डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हैं, फलाना ठिकाना मार विवाद, जबकि वो बंदा जो पति है वो काफ़ी सालों से अलग रह रहा है, उसको तलाक की डिक्री भी मिल गई है। तो ऐसे में स्थिति बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। और मैं आपको एक चीज़ और स्पष्ट कर दूं, घरेलू हिंसा के अंदर ये जरूरी नहीं है कि वर्तमान में महिला आपके साथ में रह रही है तो ही घरेलू हिंसा लगेगी। वो अगर पहले रह चुकी है या रह रही है या कभी रही थी किसी जगह पे, तब भी डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल हो सकता है। बिल्कुल इसी आधार पे, क्योंकि डोमेस्टिक रिलेशनशिप जो है ना 2F के तहत में परिभाषित किया गया। अगर आप घरेलू संबंधों में रहे हैं तो डोमेस्टिक वायलेंस का केस पूरी तरीके से बनता है। इससे कैसे बचना है, कैसे कार्रवाई करनी है, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस जो है ना उसमें सेक्शन 17 के तहत में, सेक्शन 18 के तहत में, सेक्शन 19 के तहत में, सेक्शन 20, सेक्शन 22 और सेक्शन 23 के तहत में एक 25 आदेश किए जाते हैं। और हम इन सब चीज़ों को डिनाई कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि नहीं ये सिविल केस है, अरे हम सिविल केस नहीं, ये है तो सिविल नेचर का केस, लेकिन इसकी जो प्रोसीडिंग है वो क्रिमिनल है। क्योंकि अगर इसमें अगर कोई सिविल में कोई अगर इसका सिविल प्रोसीडिंग इसलिए है, इसका सिविल नेचर का इसलिए है कि अगर इसमें कोई कार्रवाई अगर हो जाती है ना तो CRPC में इसलिए किया गया है क्योंकि जल्दी तुरंत न्याय मिले, इसलिए इसको CRPC में स्पेसिफाई किया गया। इसकी जो कार्रवाई होगी वो CRPC के तहत में होगी, CPC के तहत में नहीं होगी। लेकिन ये सिविल नेचर का केस है। बाकी की आपको जानकारी हम बताते रहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।